लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 79 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पद्मा दिल्ली आ गई। नवाब ने स्टेशन पर उसका स्वागत किया, उसे नए मकान में ले गया। मकान का फ्लैट नई दिल्ली में निहायत आरामदेह था। फर्नीचर और दूसरी आवश्यक वस्तुएं भी वहां थीं। नवाब ने कहा, आप आराम कीजिए और तीसरे पहर सुस्ताकर जरा बाजार चली जाइए। नौकर को साथ लीजिए और जरूरी चीजें खरीद लीजिए। ये थोड़े रुपए हैं, रख लीजिए। मेरे करने योग्य कोई काम हो तो बताइए। लेकिन वे कहाँ हैं? बहुत व्यस्त हैं, अभी 2-3 दिन नहीं आ सकते। मैं जब आप कहें हाजिर हो जाऊंगा। पद्मा ने नवाब का नाम सुना था, कुछ कुछ उसका इतिहास भी जानती थी। वो उसे अच्छा आदमी नहीं समझती थी, पर इस समय नवाब के सद्व्यवहार से वो संतुष्ट हो गई। उसने कहा, एक बार मैं उनसे मिल सकती हूं? उनके मकान पर तो आपका जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन कोई बहुत जरूरी काम हो तो आप विधानसभा भवन में उनसे मुलाकात कर सकती हैं। तो यही सही। दूसरे दिन जुगनू ने सिर्फ 5 मिनट पद्मा देवी से मुलाकात की। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो दूर खड़ी किसी पहाड़ की चट्टान को देख रही है। जुगनू ने नपे तुले शब्दों में केवल इस ढंग से बातें की जैसे एक साधारण मुलाकाती से की जाती हैं। इसके बाद भी कई दिनों तक जुगनू पद्मा देवी से नहीं मिला। अब वो दिन रात यही सोचता था कि कैसे इस बला से पिंड छूटे। हकीकत तो ये थी कि पद्मा में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी और वो अब अपने को बड़ा आदमी समझने लगा था। इसी समय अचानक ही एक नया प्रसंग खड़ा हुआ। दक्षिण अफ्रीका को एक ट्रेड कमीशन भारत सरकार भेज रही थी, किसी खास उद्देश्य से। कुछ लोगों ने जुगनू को उसका सदस्य बना दिया। असल बात यह थी कि लाला फकीर चंद ने इस्पात ढालने की और अखबारी कागज बनाने की एक फैक्ट्री खोलने की योजना बनाई थी। वे चाहते थे कि उसके कुछ शेयर दक्षिण अफ्रीका में बिक जाएं। वहां उनके गुर्गे मौजूद थे, कुछ ट्रेड एजेंट भी थे, और वहां के भारत स्थित ट्रेड कमिश्नर से उन्होंने गुप्त समझौता कर लिया था। लाला फकीर चंद ने जुगनू को फंसा लिया था। उन्होंने उसे बता दिया था कि आप पर बेहद विश्वास के कारण मैं आपको वहां भेज रहा हूं। दोनों कंपनियों का मूलधन 22 करोड़ रुपए था, जिसमें आधे शेयर सरकारी थे। इस प्रकार ये अर्ध सरकारी कंपनी थी। फकीर चंद का प्रस्ताव था कि जुगनू दक्षिण अफ्रीका में 50 लाख के शेयर बेच आए। इसके बदले उसे 1.5 लाख के शेयर बोनस के तौर पर दे दिए जाएंगे तथा उसे दोनों कंपनियों का डायरेक्टर बना दिया जाएगा। लाला फकीर चंद ने उसे बता दिया था, ये काम ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ विश्वास होने के कारण उसे ही भेजा जा रहा है। जुगनू ने स्वीकार कर लिया, और जिस दिन सुबह जुगनू दक्षिण अफ्रीका को उड़ रहा था, उसकी पहली रात को वो काफी रात बीत जाने पर पद्मा के मकान पर आ पहुंचा। उसने पद्मा को दिल्ली आने के लिए काफी लानत मलामत दी। उसे वहां नहीं आना चाहिए था। ये बात दोनों के हक में, दोनों की प्रतिष्ठा के विपरीत है। यही बात उसने बारंबार कही। पद्मा मसूरी से ये ठान कर आई थी कि वो मुंशी से 2 टूक बात करेगी, या तो वो उससे विवाह करे या वो उससे कतई संबंध त्याग दे, फिर उसका जो हो सो हो। परंतु जब उसने सुना कि वो सुबह विदेश को उड़ रहा है, उससे कुछ भी कहते सुनते न बन पड़ा। जुगनू की डांट फटकार सुनकर वो मूक मौन रोती रही, रोती रही। उस रुदन में जो वेदना थी, जो आवेदन प्रतिवेदन था, वो जुगनू जैसे मूढ़ पुरुष से भी छिपा न रहा। वो भी द्रवित हो गया और उसने पद्मा को अपने अंक में भींच अपने में समा लिया और उसके मूक मौन रुदन का उत्तर मूक चुंबनों से देना आरंभ कर दिया। पद्मा की वो रात जुगनू के अंक में कटी, और सुबह जब वो विदा हो रहा था, बहुत सी आशाएं, संदेश और सुखद कल्पनाएं वो इस बदनसीब असहाय औरत पर बिखेर चुका था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 79 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।